नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, मैं आज आपके साथ बीएससी सेकेंड ईयर के जियोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यह विषय बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के सेकेंड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम में आता है। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने किसी प्रतिजन के प्रतिक्रिया स्वरूप प्राथमिक रूप से IgG1 का उत्पादन बहुत कम होता है, परंतु द्वितीयक रूप से इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। इसके 4 उप प्रकार पाए जाते हैं: IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। और प्रत्येक उप प्रकार में H श्रृंखला में विशिष्ट निर्धारक पाए जाते हैं। इसके एंटीबॉडी के पार्ट सेकंड में मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ कि प्रत्येक डाइसल्फाइड बॉन्ड की संख्या तथा व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। यह प्लेसेंटा के द्वारा परिवर्धित भ्रूण में स्थानांतरित हो जाती है। ये माता से भ्रूण में प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता के कारण प्रवेश करते हैं एवं शिशु को प्रथम 6 माह तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। माता द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रम या नवदुग्ध में IgG1 के उपस्थित होने के कारण यह क्रिया होती है और IgG1 अंतरांगों में शीघ्रता के साथ विसरित होते हैं। अतः जीवाणु अथवा उनके द्वारा स्रावित टॉक्सिन्स एवं अन्य रक्त जनित जीवाणुओं अथवा उनके द्वारा स्रावित टॉक्सिन्स एवं अन्य रक्त जनित संक्रमणकारी कारकों के प्रति प्राणी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन M के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन M क्या है? ये रक्त सीरम में पाए जाने वाली प्रतिरक्षियों की 10% होती है। यह पेंटामर के रूप में पाई जाती है तथा 5 Ig इकाइयों की बनी होती है। ये सभी इकाइयां एक वलय के रूप में पाई जाती हैं जो विशिष्ट J श्रृंखला के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए, ये J चेन है, इधर से ये चेन, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो यहाँ क्या होता है कि रक्त सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षियों की 10% होती हैं और ये पेंटामर के रूप में है। पेंटामर मतलब 1 2 3 4 5 5 आर्म्स हैं। ये सभी सब यूनिट्स एक वलय के रूप में पाई जाती हैं, एक रिंग के रूप में पाई जाती हैं, जो एक विशिष्ट J चेन के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये J चेन है, ये J चेन है यहाँ पर, इसके द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये साइड कार्बन चेन है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये जुड़ी रहती हैं। एंटीजन के प्रभाव में निर्मित होने वाली यह सबसे पहली प्रतिरक्षी है और इसका आकार बड़ा होने के कारण यह प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती। इसकी H श्रृंखला के स्थायी क्षेत्र में 4 डोमेन पाए जाते हैं। इस प्रतिरक्षी में कुल 10 एंटीजन बंधन स्थल पाए जाते हैं। यह जीवाणुओं के प्रति अधिक क्रियाशील रहती हैं और यह समूहन व कोशिका लयनकारी कारक के रूप में प्रभाव दर्शाती हैं। इस IgG का प्रभाव थोड़े समय के लिए ही होता है। B लिम्फोसाइट्स पर उपस्थित होने के कारण
ये एंटीजन की पहचान करने वाली ग्राही क्षेत्र बनाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए रक्त सीरम में ब्लड सीरम का 15% होता है, 15% होता है। यह डाइमर या द्विलक के रूप में पाई जाती हैं। इनकी दोनों इकाइयाँ जे श्रृंखला के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनके डाइमर रूप को स्रावी IgA कहते हैं। ये इसका डायग्राम है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। यहाँ पर ये VH है, ये VL है, ये C1 है। इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट मायोनेटिक ग्लाइकोसामिक एंड ग्लाइकोसाइमाइन ग्रुप्स हैं ये, और अवेलेबल होती है बॉन्डिंग इस तरीके से, अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग टू जे चेन प्रोटीन। ये इसके खास स्ट्रक्चर है। यह दुग्ध, आंसू, नासिका स्राव, लार ग्रंथियों में, लार के अंदर, उत्स्वेदन के अंदर, म्यूकस में, आंतरिक स्राव में इनकी मात्रा अधिक होती है। ये स्रावित स्तरों की प्लाज्मा कोशिकाओं से संश्लेषित होते हैं और स्त्रावण से पहले इसमें सिस्टीन बहुल जे चैन के रूप में, जे चैन के द्वारा डाइमर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। ये श्लेष्मिक कला से, म्यूकस मेम्ब्रेन से आने वाले माइक्रोबीज या सूक्ष्म जीवों से देह की रक्षा करते हैं। यहाँ देखिए, ये सिक्रेटरी कंपोनेंट्स हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिक्रेटरी कंपोनेंट है। ये IgA मोनोमर है। ये कार्बोहाइड्रेट म्योनिटी है। ये दिस और ये जे चैन है। ये वहाँ से यहाँ तक ये जे चैन है। ये डाई सल्फाइड ब्रिज है दिस। ये L चैन है और ये बड़ी वाली H चैन है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए इन द डाइमरिक फॉर्म, ये इसका संरचना है। अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी की। इम्यूनोग्लोबुलिन डी रक्त सीरम का 1% होता है। यह प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती है। यह बीटा लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है तथा एंटीजन ग्राही का कार्य करती है। बीटा कोशिकाओं के परिपक्वन के साथ साथ IgD एक अन्य प्रतिरक्षी IgS के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इसका FC क्षेत्र प्रोटियोलाइसिस के प्रति प्रतिरोध होता है और यह प्रतिरक्षी एक प्रकार के मॉड्यूलर का कार्य करती है। ये एंटीबॉडी एक प्रकार के मॉड्यूलर का फंक्शन या रोल प्ले करती है। यहाँ देखिए डायग्राम में, ये स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डी का है IgD। ये IgD है, C1 है, V1 है। इसी तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन E जो होता है, ये क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन E IgE रक्त सीरम में अत्यधिक कम मात्रा में पाई जाती है। एलर्जी तथा रोगजनक अवस्था में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह मोनोमर प्रकार की होती है, लेकिन IgG से आकार में बड़ी होती है। इसके C क्षेत्र में 4 डोमेन पाए जाते हैं। इसका C4 क्षेत्र मास्ट तथा बेसोफिल पर उपस्थित FCCR ग्राहियों के साथ बाधित हो जाता है।
FCCR ग्राहियों के साथ बॉन्डिंग करता है, बंधित हो जाता है, और इस बॉन्डिंग के कारण हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है, और इसके कारण इओसिनोफिलिया तथा आंतरिक क्रमाकुंचन की वृद्धि हो जाती है, और जिसमें हेलमिंथ वर्म के निष्कासन में सहायता मिलती है। इस प्रकार जैविक दृष्टि से यह प्रतिरक्षी अधिक महत्वपूर्ण होती है, और यह प्रतिरक्षी भी प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से एंटीबॉडीज का पूरा चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।